जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत के तट, मैदान एवं घाट। दोस्तों यह चैप्टर जो है परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे यानी इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न देखने को जरूर किसी न किसी परीक्षा में मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको ये दिख ही रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है और प्यारे भारत की मैप है। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों बात करते हैं आज जो हम भारत के तट एवं मैदान एवं घाट में हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्लियर है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर क्या देना है कि भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो कितने राज्य हैं दोस्तों? 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से वो 9 राज्य हैं आपको दिख रहा है? एक तो गुजरात हो गया, क्लियर है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों महाराष्ट्र, क्लियर है। तो यहीं पर हम लिख देते हैं, इधर ही महाराष्ट्र है। दूसरा दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र है, क्लियर है। तीसरा जो राज्य है दोस्तों वो है गोवा, क्लियर है, ये दिख रहा है। चौथा दोस्तों कर्नाटक है, क्लियर है। पांचवा दोस्तों केरल है, क्लियर है। छठा तमिलनाडु है। सातवां दोस्तों ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश है। और आठवां दोस्तों यहाँ पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। और नौवां दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये 9 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। अब बात करें दोस्तों गुजरात और महाराष्ट्र और उसके बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, ये अरब सागर से दोस्तों अपनी सीमा को साझा करते हैं। और साथ ही में दोस्तों ये जो केरल देख रहे हैं, तमिलनाडु, ये भी क्या होता है एक प्रकार से हिंद महासागर से भी अपनी एक प्रकार से सीमा को साझा करते हैं मैप के अनुसार देखा जाए। और बांग्लादेश, क्लियर है, यानी बांग्लादेश के बगल में क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा जो है दोस्तों बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। ओके, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं भारत 3 ओर से क्या है? समुद्र से घिरा है। कितनी ओर से? 3 ओर से समुद्र से घिरा है। आप जानते हैं दोस्तों क्या? पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी, क्लियर है। और पश्चिम में बताइए इसे अरब सागर और दक्षिण में दोस्तों हिंद महासागर। तो इस तरीके से दोस्तों भारत 3 ओर से समुद्र से क्या है दोस्तों? घिरा हुआ है। ओके, अब किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक प्रश्न और अभी अपने माइंड में सेट कर लेना, हालांकि कल के लेक्चर में हमने आपको बता ही दिया था क्या कि भारत की, पॉइंट समझिए, भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई, समझ रहे ना क्या? भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितना होता है? मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? ये 6100 किलोमीटर। कितना होता है? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई। क्लियर है? ओके, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न ऐसा बोल दे कि अगर द्वीपों को, क्या द्वीपों की तट रेखा मिला लें, यानी अगर इसी में हम द्वीपों की तट रेखा मिला ले, तट रेखा मिला ले, तब इसकी कितनी हो जाएगा? तो 7516.6 भी होता है किलोमीटर होता है। समझ में आया?
अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इस तरफ हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर क्या है, लक्षद्वीप है। बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो भारत के हिस्से में हैं। तो यहाँ पर अगर तटरेखा की बोलता है, मुख्य भूमि की तटरेखा यानी यहाँ से लेकर, क्लियर है, तो आपको कितना बताना है दोस्तों, 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों की तटरेखा मिला ले, जैसे यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनके भी तट को अगर हम मिलाकर काउंट करते हैं तो लंबाई हो जाएगी 7516 किलोमीटर होगा। क्लियर है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत दोस्तों अब नहीं होना चाहिए। क्लियर है। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं, तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। वो कौन कौन से राज्य हमने गिनाया है, एक बार अपने माइंड में दोस्तों उसको दौड़ा लीजिए और आंसर अपने माइंड में सेट कर लीजिए। क्लियर है। तो 9 राज्य दोस्तों क्या है, समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब यहां प्रश्न पूछता है जिसमें से, इसमें प्रश्न पूछता है जिसमें मतलब कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है जो समुद्र से अपनी सीमा को साझा करता है। क्लियर है। तो दोस्तों सबसे ध्यान दीजिएगा, लंबी तट रेखा गुजरात की है। कितना, सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों गुजरात की है, जो कि समुद्र से 1214 किलोमीटर 1214 किलोमीटर की दूरी तय करता है समुद्र से। क्लियर है। तो अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न अगर पूछते कि भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से सबसे ज्यादा अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको गुजरात के सिवा किसी भर भी आंसर मत टिक करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करता है, अर्थात 1214 किलोमीटर। एक पॉइंट और याद रखना है, ये तो सबसे ज्यादा वाला सीख लिए हम, लेकिन सबसे कम कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करता है, तो दोस्तों वो है गोवा। कौन सा दोस्तों, गोवा। गोवा दिख रहा है, यही है गोवा। तो कितना, 101 किलोमीटर क्या है दोस्तों, ये समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करता है। तो सबसे ज्यादा गुजरात, सबसे कम गोवा। अब इसके अलावा कुछ भी मत याद करो। क्लियर है, दिमाग पे सेट हो गया है, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन अगर मैं तट रेखा इस द्वीपों को बताएं, जैसे सबसे ज्यादा, समझिए प्रश्न, सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे ज्यादा तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, यहाँ यहीं पर है। तो यही भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप है जो समुद्र तट से सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। दोस्तों ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है, अर्थात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। कितना करता है, 1962 किलोमीटर। ये आप याद रखिए रही, 1962 किलोमीटर की दूरी जो है वो इसकी समुद्र तट से लगी हुई है। क्लियर है, ये अब आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर है दोस्तों, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए और अच्छे से समझिए और हर एक पॉइंट को अपने माइंड में दोस्तों धंसा दीजिए ताकि वो कभी निकले ना। आइए बात करते हैं हम इस मैप की। दोस्तों ये पॉइंट हमने समझा और इसके पहले हमने लेक्चर में आपको बता ही दिया था, भारत के 7 ऐसे भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जो क्या है, नहीं भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत की छोड़ो पॉइंट हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, यानी 7 ऐसे देश हैं जो भारत से अपनी सीमा को साझा करते हैं, ये कहने का तात्पर्य था। क्लियर है। तो 1, 2,
3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 देश क्या है, भारत से अपनी सीमा को साझा करते हैं। क्लियर है। यहां पर ये पॉइंट ध्यान दीजिए दोस्तों, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है जो भारत से लगी हुई है वो है 3323 किलोमीटर, यानी पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की जो रेंज है दोस्तों वो भारत से लगा हुआ है पाकिस्तान का। क्लियर है, इतना समझ में आया। अफगानिस्तान दोस्तों 106 किलोमीटर की दूरी जो है दोस्तों, ये दूरी ये भारत की सीमा से लगी हुई है। चीन की बात करते हैं दोस्तों, 3488 किलोमीटर की दूरी जो है वो भारत से लगा है। क्लियर है। नेपाल 1751, भूटान 699 किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है। म्यांमार दोस्तों 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जो है किससे, भारत की यानी भारत से अपनी सीमा को साझा करता है, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है। अब प्रश्न यहां बन सकता है कि वह कौन सा ऐसा देश है जो भारत से अपनी सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है, तो बांग्लादेश। क्या है दोस्तों, बांग्लादेश कितना है, 4096 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करते हैं तो अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। क्लियर है दोस्तों। ये ऑफिशियल मैप के अनुसार अफगानिस्तान भी भारत से अपनी सीमा को साझा करता है। अगर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तानियों का कब्जा है, जानते ही हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से अफगानिस्तान नहीं भारत से अपनी सीमा, लेकिन ऑफिशियल मैप जो हमारा इंडियन मैप जो कि हमारे भारत सरकार के द्वारा मैप जारी किया गया, उस मैप के अनुसार अफगानिस्तान भी 106 किलोमीटर की दूरी जो है भारत से सीमा साझा करते हैं। क्लियर है। ये पॉइंट अब आपको समझ में आए। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश 4096, सबसे कम अफगानिस्तान। क्लियर है। अब समुद्र तट में चलते हैं। वह कौन सा ऐसा राज्य है जो समुद्र तट से अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, गुजरात 1214 और सबसे कम गोवा। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस मैप पे थोड़ा चलते हैं दोस्तों। जो इस तरफ का क्षेत्र दिख रहा है इसे बोलते हैं पूर्वी तट। बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र की तरफ जो आपको ये पहाड़ी जो हरे रंग की आपको दिख रही है, ये पहाड़ी है। क्लियर है। तो दोस्तों इस तरफ वाली जो पहाड़ी है उसे हम पूर्वी तट बोलते हैं। क्लियर है, या पूर्वी तटीय मैदान भी बोलते हैं। और ये जो आपको रेड कलर का जो पहाड़ी दिख रहा है इस तरफ जो बोलते हैं, इसे बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी तट, यानी अरब सागर वाले क्षेत्र की तरफ जो है वो पश्चिमी तट है। और बंगाल की खाड़ी की तरफ जो मतलब वो है पूर्वी तट। ओके, कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों कि इसमें ये जो आपको हरे कलर की दिख रही दोस्तों, इसे हम बोलते हैं पूर्वी घाट बोलते हैं। क्लियर है। पूर्वी घाट यानी पूरब की तरफ है तो पूर्वी घाट। अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये जो हरे कलर की जो पहाड़ी है इसे हम पूर्वी घाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी घाट बोलते हैं। और ये जो रेड कलर की जो पहाड़ी है दोस्तों इसे हम पश्चिमी घाट बोलते हैं। क्लियर है। जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं इसे दोस्तों बोलते हैं महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सी पर्वत बोलते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत। यानी पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। ओके। और पश्चिमी घाट के पर्वत को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत, पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। ओके। ये घाट दोस्तों ध्यान दीजिएगा पठारों की ढलान ही है। एक प्रकार से ये जो घाट आपको दिख रहे हैं पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, एक प्रकार से जो पठार होते हैं, पठार की क्या है दोस्तों, ढलान है। जिस स्थान पर दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहने का तात्पर्य ये पूर्वी घाट है ना और ये पश्चिमी घाट, ये जो पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं और ये जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं यहीं पे मिल रहे हैं ना। तो जिस स्थान पे दोस्तों ये मिलते हैं उसे हम बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियां। क्या बोलते हैं दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियां बोलते हैं। ओके। नीलगिरी पहाड़ की अगर सर्वोच्च चोटी बोले तो क्या बोलेंगे, दोदा बेटा।
तो नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। दोदा बेटा। क्लियर है, ये पॉइंट याद करें। इसको याद करने का तरीका जान गए होंगे, नहीं जानते हैं तो देखिए जो भी है माइंड पे सेट है उसको बता रहे हैं। देखो एक बेटा ये है यानी महेंद्रगिरी पर्वत, दूसरा बेटा कौन सा है दोस्तों, सह्याद्री पर्वत। यानी जब ये दोनों बेटे जहां मिलते हैं तो उसी को बोला गया दोदा बेटा, यानी दोनों बेटे। क्लियर है, तो दोदा बेटा किससे बोलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जहां मिलती हैं उसी को हम बोलते हैं नीलगिरी पहाड़ियां, और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी को हम दोदा बेटा बोलते हैं। ओके, अब कोई दिक्कत आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और भी जान दी दोस्तों, जो नीलगिरी की पहाड़ी होती है, क्या नीलगिरी की जो पहाड़ी दिख रहा है आपको, ये जहां पर दोनों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को दोस्तों क्या बोलते हैं, पहाड़ियों की रानी बोलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, पहाड़ियों की रानी। पहाड़ियों की रानी है। क्लियर है, क्लियर है। तो पहाड़ियों की रानी नीलगिरी पर्वत, और पहाड़ियों जो रानी है उसके जो दो बेटे हैं यानी सर्वोच्च चोटी को दोदा बेटा बोलते हैं। क्लियर है, तो नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा, और नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी हम जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बताना है नीलगिरी पर्वत को बताना है या नीलगिरी पहाड़ी को बताना। ओके, ये माइंड में आपके सेट हो गया होगा। इसी पहाड़ी पर दोस्तों यानी नीलगिरी की पहाड़ी पर या पहाड़ियों की रानी पर, कुछ भी बोल सकते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों ऊटी, नाम सुने हैं, ऊटी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। क्लियर है, कभी जाना तो घूम के आना। तो ऊटी क्या है, ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर ऊटी नामक क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। क्लियर है, तो प्रश्न पूछ सकता है कि ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान किस पहाड़ी पर है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे है। ओके, अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। दोस्तों और भी पॉइंट्स हैं, आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए, अच्छे से देखने का प्रयास करें, भगाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। ओके, आपको मेहनत दिख ही रहा होगा, डायग्राम बनाना, समझाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस प्रॉब्लम को झेल कर इंसान वीडियो बनाता है, तो आपका भी फर्ज होता है अच्छे से देखने का प्रयास। क्लियर है, नहीं देखना है तो शुरुआत से ही बंद कर दीजिए, भगाने के प्रयास ना करो। ओके, तो समझ में आया। अब आपको दिमाग को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान आपको दिख रहा है, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ जितनी भी नदियां इधर बहकर आती हैं यानी पूर्वी तट यानी बंगाल की खाड़ी में, ऐसा मान सकते हैं बंगाल की खाड़ी में जितनी भी नदियां अपने जल को गिराती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। और दोस्तों ये पश्चिमी तटीय मैदान देख रहे हैं, पश्चिमी तटीय है ना, या अरब सागर में जितनी भी नदियां दोस्तों अपने जल को गिराती हैं वो ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करते हैं। क्लियर है, तो इस तरफ जो भी नदियां अपने जल को गिराती हैं बंगाल खाड़ी में क्या कहते हैं, डेल्टा, और इस तरफ वाला दोस्तों क्या बोलते हैं बताइए, लिए ज्वार नदमुख अर्थात एस्चुरी का निर्माण करते हैं। क्लियर है, इसी कारण दोस्तों ये डेल्टा क्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। ओके, अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। दोस्तों उड़ीसा दिख रहा है आपको, उड़ीसा का एक बहुत ही मशहूर लैगून झील जो कि चिल्का झील उड़ीसा में ही है दोस्तों। तो उड़ीसा के आसपास का जो तटीय मैदान है और महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है वो उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा इधर ही है, तो उत्कल मैदान कहाँ है, तो तुरंत आपको आंसर आंध्र प्रदेश पे नहीं मानना है, ना तो पश्चिम बंगाल पे, सीधा मानना है उड़ीसा को। उत्कल मैदान कहाँ है बताइए, जैसे प्रसिद्ध उत्कल मैदान उड़ीसा में है, उसे उत्कल उसे उड़ीसा। ओके, नहीं भूलेंगे, बिल्कुल सही है। तो महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है
वो उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो महानदी का डेल्टा क्षेत्र क्या है? उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। ओके, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। आगे भी पॉइंट्स हैं, उस पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा एक प्रकार से अधिक है। क्या समझ पाए? पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार, कौन सा पूर्वी तटीय? ये है। क्लियर है? पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या है दोस्तों? ज्यादा विस्तार है। ओके, अब नहीं दिक्कत होना चाहिए, ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया। ओके, और भी दोस्तों हमारे पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। भारत में जो चेन्नई तट है, कौन सा तट है? चेन्नई तट। क्लियर है? भारत में जो चेन्नई तट है दोस्तों, वो समुद्री तल यानी सी लेवल को बेस माना गया है। समुद्री तल अर्थात सी लेवल का बेस माना गया है, यानी आधार माना गया है। तो प्रश्न कभी कोई पूछ लेता है कि भारत का वह कौन सा क्षेत्र है जो समुद्र तल अर्थात सी लेवल का बेस माना जाता है, तो उसे बोलते हैं दोस्तों चेन्नई तट को। ओके, ये किसी प्रकार का दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और भी जानना है दोस्तों, गुजरात और दमन। गुजरात से लेकर दमन तक के क्षेत्र को हम बोलते हैं दोस्तों पश्चिमी, क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट तट। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। तो पश्चिमी घाट नहीं बोलते हैं काठियावाड़ तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पश्चिमी घाट। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, हो गया। इसे बोलते हैं दोस्तों काठियावाड़ तट, ऐसे बोल सकते हैं, ये लिखा है यहाँ। तो गुजरात से लेकर दमन तक के क्षेत्र को काठियावाड़ तट, दमन से लेकर गोवा तक के दोस्तों के क्षेत्र को हम बोलते हैं कोंकण तट, और गोवा से लेकर कर्नाटक तक के क्षेत्र को केनरा तट, और कर्नाटक से केरल तक के मालाबार, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कोरोमंडल तट, और आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश के बीच जो क्षेत्र कहलाता है वो डेल्टा क्षेत्र कहलाता है। समझ में? तो गोवा से दमन तक का इलाका काठियावाड़ तट कहलाता है, और दमन से गोवा तक का इलाका कोंकण तट, और गोवा से कर्नाटक केनरा तट, और कर्नाटक से केरल मालाबार तट, और तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश कोरोमंडल तट, और इधर आपका आंध्र प्रदेश से बांग्लादेश डेल्टा क्षेत्र होता है। क्लियर है? अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर एक पॉइंट को दोस्तों अपने माइंड में सेट करते चलिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है। क्लियर है? तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं और पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। दोस्तों एक प्रश्न इसमें पूछता है कि भारत का, जैसे ये भारत का मैप दिख रहा है, तो भारत को कितने यानी कितनी समुद्री मील तक भारत को अधिकार होता है? क्लियर? भारत का अधिकार कितने समुद्री मील तक होता है, और कितने से कितने में क्या कार्य कर सकते हैं, ये भी पूछता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 12 समुद्री मील। क्या? 12 समुद्री मील। क्लियर है? तो 12 जो समुद्री मील है इसे हम बोलते हैं दोस्तों प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रादेशिक समुद्री सीमा अर्थात टेरिटोरियल सी के नाम से जानते हैं। इसे ही दोस्तों क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। तो अगर प्रश्न पूछता है क्षेत्रीय सागर कितने से कितने क्षेत्र को बोला जाता है, तो 12 न्यूटिकल मील या समुद्री मील को हम क्षेत्रीय सागर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब दोस्तों 24 समुद्री मील को हम समीपस्थ मंडल के नाम से जानते हैं। 24 समुद्री मील को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? समीपस्थ मंडल के नाम से जानते हैं, अर्थात कॉन्टिगस जोन के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों? जो भारत है यानी भारत को
इस कॉन्टिगस जोन में क्या कार्य करने का अधिकारी, ये भी हम जानेंगे। भारत को इस क्षेत्र में यानी कॉन्टिगस जोन में अर्थात समीपस्थ मंडल में दोस्तों साफ सफाई, क्लियर है, सीमा शुल्क से लेकर वित्तीय अधिकार है, क्लियर है। तो साफ सफाई, सीमा शुल्क, ये सभी अधिकार कहाँ भारत को है, समीपस्थ मंडल में होता है। जो 200 न्यूटिकल मील होता है अर्थात समुद्री मील होता है, इसे अनन्य आर्थिक अधिकार के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक अधिकार यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं, क्लियर है। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जैसे वैज्ञानिक परीक्षण करना हुआ, क्या, वैज्ञानिक परीक्षण करना हुआ, क्लियर है, और द्वीपों के निर्माण, क्लियर है, इन सभी की क्या है दोस्तों, द्वीपों का निर्माण, इन सभी का क्या है दोस्तों, अधिकार है कहाँ, अनन्य आर्थिक अधिकार क्षेत्र में, क्लियर है। इस तरीके से इस पॉइंट को भी बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्लियर दोस्तों। आशा है कि ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो दोस्तों अब आ गया है प्रश्न का आंसर देने का। तो दोस्तों अब आ रहा है 5 क्वेश्चन आपके समझ, और उन 5 प्रश्न का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से अपनी सीमा को साझा करते हैं, क्लियर है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, महानदी के डेल्टा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का समुद्री तल यानी सी लेवल किसे माना गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वैज्ञानिक परीक्षण किस समुद्री मील में करते हैं। तो इन 5 प्रश्नों का आंसर दोस्तों बगैर गूगल पर सर्च करे हुए देना है, क्लियर है। वादा करो कि गूगल पर सर्च नहीं करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छे से देखे होंगे जरूर से जरूर आप इन 5 प्रश्नों का आंसर चुटकी बजाते हुए दे देंगे। तो दोस्तों चुटकी बजा के आंसर देना है और अच्छे से देना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कैसे लगी आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और लाइक का बटन दाब दीजिए। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।